प्रेग्नेंट सौतन का पेट खराब। अर्पिता की शादी को काफी समय हो चुका था और इलाज करवाने के बाद जब राहुल को पता चला कि कमी उसकी बीवी में है, तो राहुल और राहुल की माँ रूपा अर्पिता से कहते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कि इस कलमोही में कमी है, पर फिर भी इसे तो इलाज करवाना था, टेस्ट करवाना था, ताकि ये अपनी कमी मेरे बेटे के सर पे थोप दे। क्यों टेस्ट करवा कर मिल गया ना दिल को ठंडक। माँ, मैं मानता हूँ कि चिंकी कभी माँ नहीं बन सकती, पर आप उस पर इस तरह के इल्जाम तो न लगाएं। इल्जाम? मैंने कौन सा इल्जाम लगा दिया? अर्पिता बहू, तू ही बता दे। मैंने तुझ पर कौन सा इल्जाम लगा दिया? अरे मैं तो सच बोल रही हूँ, ये कलमुही माँ नहीं बन सकती, इसलिए अब तुझे मेरी शर्त माननी पड़ेगी। और इस अर्पिता ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं इसे तेरा और इसका टेस्ट करवाने दूंगी तो ये खुद तेरी दूसरी शादी करवाएगी। रूपा कभी भी अर्पिता का इलाज होने नहीं देना चाहती थी, पर अर्पिता अपना टेस्ट करवाना चाहती थी ताकि वे अपनी सास का मुंह बंद कर सके। इसलिए रूपा भी उसके सामने एक शर्त रख देती है और आखिर वो शर्त रूपा जीत जाती है। माँ जी, मुझे सब याद है और मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगी, इसलिए राहुल आप दूसरी शादी कर लीजिए, पर आप भी मुझसे वादा कीजिए कि दूसरी शादी करने के बाद आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और मुझसे उतना ही प्यार करेंगे जितना अभी करते हैं। पर मैं दूसरी शादी क्यों करूं? अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो मन करता है ना अपने हिसाब से जीने का। पहले माँ ने जिद की शादी कर ले और अब तुम जिद कर रही हो कि दूसरी शादी कर लूं। तुमने किससे पूछकर माँ से ये शर्त रखी? राहुल अर्पिता से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, पर बेचारी अर्पिता भी अपनी ही बातों में फंस चुकी थी, इसलिए वे बार बार राहुल को मनाती है और जब राहुल नहीं मानता तो उसे मरने की धमकी देती है। आप यही चाहते हैं ना कि आपकी माँ मुझे ताना दे दे के मार दे? जब मुझे मरना ही है तो मैं घुट घुट के क्यों मरूं? एक बार ही मैं अपना किस्सा खत्म कर देती हूँ। अर्पिता, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है। अरे कोई मुझसे भी तो पूछे कि मेरे दिल में क्या बीत रही है। कभी कोई औरत नहीं चाहती कि उसकी सौतन आए, पर मैं मजबूर हूँ, पर आप समझ नहीं रहे। आखिरकार अर्पिता अपनी बातों में राहुल को फंसा लेती है। बहुत जल्द राहुल की शादी रिंकी से हो जाती है। रिंकी के आने के बाद अर्पिता की जिंदगी और भी मुश्किल होने लगती है। अरे मेरी प्यारी बहू, तू ही तो घर को वारिस देगी, इसलिए अपनी उस सौतन के साथ रहना बंद कर दे। वे बांझ है और मैं नहीं चाहती किसी बांझ की परछाई तुझ पर पड़े। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ये शादी जरूर कर रहा हूँ, पर मेरे दिल में सिर्फ अर्पिता के लिए ही प्यार रहेगा। और रिंकी, तुम भी ये बात हमेशा अच्छे से याद रखना। मुझ गरीब से शादी करके आपने मेरे घर वालों पर एहसान किया है। मैं अपनी मर्यादा में रहूंगी, आप बेफिक्र रहिए। रिंकी एक बहुत गरीब परिवार से थी, इसलिए अर्पिता अपने पति की शादी रिंकी से करवाती है। पर शादी से पहले अर्पिता रिंकी को अच्छे से समझा देती है कि वह उसके पति से दूर रहे, इसलिए रिंकी भी अपनी मर्यादा में रहती है। पर समय यूं बीतता है और रिंकी के लिए राहुल का मन पिघलने लगता है और वह उसकी ओर खींची चली जाती है। रिंकी, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें भी वो सारे हक मिलेंगे जो अर्पिता को मिलते हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो मुझे इतना अच्छा पति और घर मिला है। मैंने इस रिंकी को समझाया था कि अपनी मर्यादा में रहे। लगता है ये भूल गई हमारे बीच क्या बात हुई थी। जब इसके परिवार वाले भूखे मरेंगे तभी अपनी मर्यादा में आएगी। अब अर्पिता रिंकी से बदला लेने के लिए उसके घर का खर्चा उठाना बंद कर देती है और जब इस बारे में राहुल को पता चलता है तो वह अर्पिता से बहुत नाराज होता है। अर्पिता, ये सब कुछ क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? शादी से पहले हमारे परिवार ने रिंकी से वादा किया था कि हम उसके परिवार का खर्चा उठाएंगे, वरना तुम खुद सोचो भला कोई कुंवारी लड़की मुझसे शादी क्यों करेगी? और वो हमारे इस घर को वारिस देने वाली है, तुम्हें माँ का सुख देने वाली है। आखिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं गुस्से में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो, पर मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अर्पिता राहुल के कहने पर रिंकी से अपनी गलती की माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है, पर अर्पिता इस बात का भी गुस्सा रिंकी पर निकालती है और एक अर्पिता जानबूझकर रिंकी के खाने में जमाल घोटा मिला देती है, जिसे खाने के बाद अर्पिता को दस्त लग जाते हैं। क्योंकि रिंकी प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसकी हालत भी खराब होने लगती है। हे भगवान, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारे घर वालों ने सिखाया नहीं क्या तुम्हें? हे भगवान, घर में दीदी माँ जी आई है, देखिए एक बार अपनी बहू की करतूत। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा पेट खराब हो गया है, मेरे पूरे कपड़े भी खराब हो गए और कमरा भी गंदा हो गया है। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे वॉशरूम तक ले चलो, मैं उठने की हालत में नहीं हूँ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है,
मेरा पूरा महीना चल रहा है, बार बार शौचालय नहीं जा पा रही हूँ, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी मदद करो। इतना बोलकर रिंकी बेहोश हो जाती है। अपनी बहू की हालत देखकर रूपा बहुत डर जाती है और वह जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इनके खाने में किसी ने जमाल गोटा मिला दिया था। वो तो भगवान का शुक्र है कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, वरना आज तो आप अपनी बहू के साथ उनके होने वाले बच्चे से भी हाथ धो बैठते। ऐसे समय में इस तरह का पेट खराब होना और इस तरह की दवाई खिलाना जानलेवा भी हो सकता है। अब जैसे ही रूपा और राहुल को पता चलता है कि रिंकी के पेट खराब होने के पीछे अर्पिता का हाथ है, उन दोनों का गुस्सा बढ़ जाता है और वे दोनों हॉस्पिटल में ही अर्पिता को खरी खोटी सुनाते हैं। कल मुही बांझ कहेंगी, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, ये तेरा ही किया है। मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ और राहुल ऐसा नहीं कर सकता। तू ही है जो उससे जलती है और उसका बुरा चाहती है। अर्पिता, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें समझाया था ना। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकता। अब तुम बहुत बुरी बन चुकी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी ऐसा कुछ कर सकती हो। मुझे ऐसा बनने पर आप सबने मजबूर किया है। क्या किसी ने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मेरे दिल पे क्या बीतती है जब मेरे हिस्से का प्यार मेरी सौतन को मिलता है। जो खुशियाँ मैं इस घर को देना चाहती थी, मेरी खुशियाँ मेरी सौतन दे रही है। बस इसलिए मैंने ऐसा किया। रिंकी के साथ इतना गलत करने के बाद भी अर्पिता को अपने किए का अफसोस नहीं होता, जिस वजह से राहुल उसे छोड़ देता है और अर्पिता अकेली और बेसहारा हो जाती है। तो वही रिंकी राहुल के साथ अपनी अच्छी जिंदगी जीती है और अर्पिता खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। प्रिया अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी, जो कि एक लोहे के चूल्हे पर खाना बनाती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया खाना बना रही होती है। उसको लोहे के चूल्हे पर मेहनत करके खाना बनाते देख उसका पति वीरेंद्र उससे कहता है, प्रिया, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस लोहे के चूल्हे पर खाना बनाने में। ये लोहे का चूल्हा जल्दी जलता भी नहीं है। तुम्हारे हाथ दुख जाते होंगे इसे बार बार चलाने में। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोहे का चूल्हा उस मिट्टी के चूल्हे से तो काफी अच्छा है। इसे मैं अपने हिसाब से कहीं भी उठाकर रख देती हूँ। मिट्टी का चूल्हा तो कभी भी आंगन से घर में नहीं आ सकता और जब भी बारिश होती है तो वो चूल्हा खराब हो जाता है और अब तो लकड़ियाँ भी नहीं मिल पाती जल्दी। तुम चाहे कितनी ही परेशान क्यों ना हो, तुम मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। इतना बोलकर वीरेंद्र खाने के लिए बैठ जाता है और तभी प्रिया की सास प्रिया के बेटे राजू को स्कूल से लेकर आती है। घर आते ही राजू अपनी मम्मी पापा को देखकर रोने लगता है और उनसे छाते की जिद करता है। पापा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। पहले मुझे छाता दो। मैं बिना छाते के स्कूल नहीं जाने वाला हूँ और ना ही आने वाला हूँ। मुझे धूप में स्कूल नहीं जाना। देख ले बेटा, तेरा बेटा कितना जिद्दी होता जा रहा है। पूरे रास्ते इसने मुझे तंग कर दिया। मुझ बुढ़िया के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं कि धूप में तेरे बेटे को स्कूल से घर ला सकूं। राजू बेटा, तू ऐसा क्यों करता है? दादी की तबीयत खराब रहती है, वे बूढ़ी हो चली है, तू दादी को क्यों परेशान करता है? राजू बेटा, तू तो मेरा प्यारा बेटा है ना। तू अपने पापा की परेशानी को नहीं समझेगा तो फिर तू मेरा राजा बेटा कैसे बनेगा? तुझे छाता चाहिए ना? मैं बहुत जल्द तुझे छाता ला कर दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? आखिर आप इसे छाता कहाँ से दिलाएंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं है और अगर हम उन पैसों को भी छाते जैसी चीज लेने में बर्बाद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? प्रिया, तुम शांत हो जाओ। राजू अभी छोटा बच्चा है और वो सही तो कह रहा है। बाहर देखो कितनी धूप है। वीरेंद्र प्रिया को समझाता है और प्रिया की नाराजगी खत्म कर देता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और लोहे का चूल्हा खराब हो जाता है, जिस वजह से उनके घर में एक दिन खाना नहीं बन पाता और ना चाहते हुए भी प्रिया एक बार फिर से मिट्टी का चूल्हा बनाती है। पर मिट्टी के चूल्हे को बनने और सूखने में काफी टाइम लग जाता है। रात को थका हारा जब वीरेंद्र घर आता है तो वह देखता है कि आज उसके घर में चूल्हा नहीं जला। प्रिया, क्या घर का अनाज खत्म हो गया है? अब तक तुमने चूल्हा क्यों नहीं जलाया? बेटा, चूल्हा खराब हो गया है, इसलिए बहू ने मिट्टी का दूसरा चूल्हा बनाया है। पर तू तो जानता है ना कि मिट्टी के चूल्हे को सूखने में टाइम लगता है और मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है,
इसलिए मैं जंगल भी नहीं जा सकती। अब बहू को ही जाना होगा लकड़ी लाने के लिए, ताकि 4 ईंट जोड़कर आज घर में चूल्हा जल सके। कोई बात नहीं माँ, आप आराम करो। प्रिया तुम घर पर ही रहो, जंगल से मैं लकड़ियाँ ला देता हूँ। नहीं जी, आप घर में ही रहिए, मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ। आप वैसे ही इतनी धूप में मेहनत करके रात को घर आते हैं और आते ही फिर जंगल जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतना बोलकर प्रिया लकड़ी जमा करने के लिए जंगल में चली जाती है और उसकी नजर एक बेजान लोहे के चूल्हे पर पड़ती है, जो दिखने में अब भी काफी नया था। ये लोहे का चूल्हा किसने फेंक दिया? ये तो बिल्कुल नया है। इसे जलाकर देखती हूँ, क्या पता सही हो। अगर ये सही होगा तो मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊंगी। इतना बोलकर प्रिया जैसे ही उस लोहे के चूल्हे को हाथ लगाती है, ये लोहे का चूल्हा हवा में उड़ने लगता है और अचानक से बोलने लगता है। शुक्रिया, तुमने मुझे काली परी की बुरी शक्तियों से आजाद किया। उस काली परी ने मुझे श्राप दिया था। जब से मुझे श्राप मिला तब से मैं इस जगह पर एक लाश की तरह पड़ा हूँ। हे भगवान, ये कैसा जादुई चूल्हा है? पर उस काली परी ने तुम्हें श्राप क्यों दिया था? क्योंकि मैं एक जादुई चूल्हा हूँ और मैं परीलोक में सभी परियों की मदद करता था। पर जब काली परी की नजर मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे मांग लिया, पर परियों ने मुझे देने से मना कर दिया। फिर काली परी ने एक शर्त रखी और वो ये शर्त जीत गई, पर फैसला मेरे हाथ में था कि मुझे किसके पास जाना है। तो मैंने परी लोक को चुना। इसलिए काली परी ने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं एक बेजान चूल्हा बनकर जंगल में रहूंगा और तब तक मृत रहूंगा जब तक कोई गरीब और साफ दिल की औरत आकर मुझे ना छू दे। आज तुमने मुझे छुआ और मैं पहले की तरह सही हो गया। मुझे खुशी है, मेरी वजह से कोई तो आजाद हुआ। अच्छा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए। आज मेरे घर में चूल्हा नहीं जला क्योंकि मेरा लोहे का चूल्हा खराब हो गया है और मिट्टी का चूल्हा अब तक पूरी तरह से सूखा नहीं है। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि परिलोक से मेरा वास्ता टूट गया है और पता नहीं वो वास्ता कब बनेगा। इसलिए जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रिया ने जादुई चूल्हे को काली परी के श्राप से आजाद किया था, इसलिए जादुई लोहे का चूल्हा प्रिया के साथ उसके घर जाता है। और जब प्रिया के घर वालों को उस जादुई चूल्हे के बारे में पता चलता है तो वह सब हैरानी के साथ उस जादुई चूल्हे को देखते हैं। पर तभी राजू उस जादुई चूल्हे के सामने आता है और रोते हुए उससे कहता है, तुम तो बहुत अच्छे और शक्तिशाली हो, मुझे एक छाता दे दो, मुझे छाता चाहिए। सब बच्चे स्कूल में छाते में घर जाते हैं, उन्हें धूप नहीं लगती, बस मैं ही धूप में आता हूँ। हे जादुई चूल्हे, हम नहीं जानते तुम्हारा साथ हमारे साथ कब तक है, पर मेरे रोग को खत्म कर दे ताकि मैं भी अपनी बहू बेटों की मदद कर सकूं। माँ, राजू बेटा, आप सब क्या कर रहे हो? जादुई चूल्हा कुछ दिनों का ही हमारा मेहमान है, फिर वो परिलोक चला जाएगा और मेहमानों से कुछ मांगा नहीं जाता। अरे वीरेंद्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, बल्कि तुम लोगों का मुझ पर एहसान है, इसलिए मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। इतना बोलकर जादुई चूल्हा हवा में उड़ने लगता है और गोल गोल नाचने लगता है। देखते ही देखते राजू को उसका छाता मिल जाता है और प्रिया की सांस की बीमारी खत्म हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर प्रिया का छोटा सा घर एक आलीशान बंगले में बदल जाता है, जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। और राजू के घर में एक आदमी आता है जो उसे अपने काम के लिए रख लेता है। पल भर में इतना सब कुछ पाकर प्रिया और उसके परिवार के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे जादुई चूल्हे को धन्यवाद करते हैं। तुमने हमारी बहुत मदद करी है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें अपनी बच्ची की तरह पालूंगी। शुक्रिया, पर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, इसलिए आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस तरह से जादुई चूल्हा कुछ दिनों तक प्रिया के पास रहता है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। वे अपने जादू से प्रिया के पूरे घर को
अनाज और पैसों से भर देता है और जैसे ही उसे परीलोक का सिग्नल मिलता है वह प्रिया का साथ छोड़कर परीलोक में वापस चला जाता है।